प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले वाले वीडियोस में समाजवाद का अर्थ, परिभाषा, समाजवाद के विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं समाजवाद के रूपों पर, प्रकार पर, कि समाजवाद को किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए, 18वीं सदी में व्यक्तिवाद की प्रक्रिया के फलस्वरूप समाजवाद का जन्म हुआ था। व्यक्तिवादी जो विचारधारा हुई थी, उसके प्रक्रिया के रूप में समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ। और समाजवाद एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है और इसके दो प्रकार हैं। एक है कल्पनावादी समाजवाद, जिसको यूटोपियन सोशलिज्म कहते हैं, और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वह है कल्पनावादी समाजवाद, जिसको यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है। देखिए, हम यूटोपियन समाजवाद जो है, या जिसको कल्पनावादी समाजवाद भी कहा जाता है, इसका अगर हम अर्थ देखें तो समाज में जो दोष प्रचलित हैं उनसे मुक्ति पाने का प्रयास प्रत्येक युग में राजनीतिक चिंतकों का यह चिंतन विषय रहा है कि भाई समाज के दोषों को किस प्रकार से दूर किया जाए। और यूटोपियाइयों का जो विषय है वो प्रस्तुत समाज के दोषों को ध्यान में रखना तथा न्याय एवं नैतिक जो भावना है उसकी जागृति करके उन्हें दूर करना उनका मुख्य उद्देश्य है ना। कि समाज के अंदर कौन कौन से दोष हैं, वो कैसे दूर किए जा सकते हैं। तो उनका क्या विचार था कि नैतिक भावनाओं की अगर जागृति होगी तो उन्हें दूर किया जा सकता है। वे एक ऐसे आदर्श लोक की कल्पना करते हैं जिसमें उनके अभिष्ट मूल्यों का साम्राज्य रहता है और उनका इतिहास में न तो कोई ठोस आधार होता है और न ही उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सकता है। तो ऐसे जो विचार हैं वो क्या होते हैं, मात्र स्वप्न होते हैं, किंतु ये विश्व के समक्ष कभी कभी बहुत उपयोगी भी होते हैं, बहुत अच्छे आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं जो आगे चलकर अन्य विचारों के लिए अग्रणी विचार बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि कल्पना करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ कल्पनाएं ऐसी होती हैं जो आगे के विचारों को आधार प्रदान करती हैं। देखिए, ये जो विचार बनते हैं उनका विकास हम देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए, यूटोपियाई चिंतन के इतिहास की खोज जो है वो प्राचीन काल से ही की जा सकती है। लगभग सभी ग्रीक विचारक क्या थे, स्वप्नवादी थे, सपने देखते थे वो लोग। और उस समय दुर्गुणों से ग्रसित सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की मुक्ति के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्वप्नदर्शी सुझाव दिए। उनमें कौन कौन थे, देखिए, सुकरात का ज्ञान शासन, हम उसको कह सकते हैं। प्लेटो का दार्शनिक शासक। अरस्तु, उनका व्यवहारिक चिंतन होते हुए भी मूलतः वह भी कैसे थे, स्वप्नवादी थे। अरस्तु हालांकि यथार्थवाद की बात करते हैं, लेकिन सुकरात का जो ज्ञान का शासन था, प्लेटो का जो दार्शनिक शासक था, इसी तरह अरस्तु का भी व्यवहारिक चिंतन होते हुए वह मूलतः क्या थे, स्वप्नवादी ही थे। आप ये देखें कि प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक, हमने प्लेटो जब पढ़ा था उसके अंदर इसका अध्ययन किया था, के पश्चात यूटोपियाई जो लेख हैं उसमें सबसे अधिक अगर कोई फेमस पुस्तक है तो वो है टॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया, है ना, जो 1615 ईस्वी के अंदर उन्होंने लिखी थी। और मोर के विचार तीव्र राजनीतिक व्यंग थे, न कि कोई व्यवहारिक कार्यक्रम। उनके अंदर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। इसी के साथ आप ये देखिए कि कैंपनेला, उनका भी एक ग्रंथ था द सिटी ऑफ द सन, जो उन्होंने 1623 में लिखा था। इसी के साथ फेनलोन आदि के जो विचार हैं वह भी जो हैं वह हवाई महलों का इन्होंने निर्माण किया, समाज में जो प्रचलित बुराई है उसको दूर करने के लिए। बस हवा में इनकी बातें थी। और इन सभी के जो सुधार हैं उसके प्रति जो उनकी लगन थी, उनके महत्व की अवहेलना लेकिन नहीं की जा सकती है। लेकिन इन्हें समाजवादी चिंतकों के किसी भी संप्रदाय में सम्मिलित भी नहीं किया जा सकता। इन यूटोपियाई चिंतकों के विचार यदा कदा ही समाजवाद के कुछ मूल आधारों से मेल खाते हैं। अभी यूटोपियाई जो समाजवादी विचारक हैं, देखिए कौन कौन थे, कि हम देखते हैं कि यूटोपियाई जो समाजवाद है वो क्या है, यूटोपीय समाजवाद के अंतर्गत कौन कौन से विचारक आते हैं तथा इनके समाजवादी विचारकों को यूटोपिया क्यों कहा गया है, इन सबको हम इसके अंदर देखेंगे। समाजवादी चिंतन है उसके इतिहास में यूटोपिया समाजवादी शब्द का प्रयोग सिर्फ कुछ ही लेखकों के समूह के द्वारा ही किया जाता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस यूटोपिया विचारकों का घर था और फ्रांस के सुप्रसिद्ध कल्पनावादी विचारक कौन थे, सेंट साइमन।
कौन थे इसके? सेंट साइमन तथा चार्ल्स फोरिये, और इनके अंग्रेज समकालीन जो विचारक थे रॉबर्ट ओवन, जिसका नाम आपने सुना होता, वो बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। तो वास्तव में समाजवाद शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम इन विचारकों के संदर्भ में ही हुई थी। किनके किनके? साइमन, फोरिये और ओवन के संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस में कुछ और भी विचारक थे, जिसको जैसे सिस्मोंदी हैं, लुई ब्ला है ना, ये भी यूटोपीय समाजवादी श्रेणी में ही आते हैं। और उन्होंने उस समय के सामाजिक दोषों को दूर करके पूंजीवाद की जो व्यवस्था थी उससे संबंधित शोषण तथा अन्य व्यवस्थाओं कौन कौन सी थी जैसे उस समय, जैसे व्यक्तिगत संपत्ति, स्पर्धा है ना, आदि का विरोध किया। श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कुछ योजनाएं भी सुझाई, है ना। उसी के साथ कार्ल मार्क्स ने भी इनके विचारों को ऋणात्मक तथा कटाक्ष ढंग से यूटोपियाई कहकर निंदा किए। उन्होंने कल्पनावादी विचारकों ने अपने विचार रखे थे, लेकिन मार्क्स ने उन पर कटाक्ष किए हैं। तभी से इन विचारकों को सामान्यतः यूटोपियाई समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स की देन है, इनको यूटोपियाई समाजवादी हम कहते हैं। ठीक है ना। हम देखते हैं कि ये देखिए इनके बारे में ग्रे ने लिखा भी है कि ये स्वप्नवादी थे, क्योंकि मुख्यतः इस प्रारंभिक चरण में समाजवाद एक साधारण विश्वास था, जैसा कि मार्क्स को लगा, है ना। और अच्छे विश्व का निर्माण सद्भावपूर्ण व्यक्तियों द्वारा कुछ करने, ऊपर से की हुई कार्रवाई जैसे संसदीय विधेयक, राज्य की घोषणाएं, है ना, इनके द्वारा ही हम इसको समझ सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने पूर्व तथा संवर्ती विचारकों को यूटोपियाई माना है। वह सिर्फ अपने ही विचारों को वैज्ञानिक, तर्कसंगत तथा तथ्यों पर आधारित मानता था। मार्क्स अपने को तो वैज्ञानिक मानता था। मार्क्स व एंजेलिस तथा अन्य आलोचकों ने भी यूटोपियाई या स्वप्नलोकीय, जिसको कल्पनावादी समाजवाद कहते हैं, इसकी उनको संज्ञा दी। पहले इन समाजवादी विचारकों तथा उनकी योजनाओं के विषय में हम जाने कि देखिए कल्पनावादी विचारक किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन ये कौन थे, कैसे थे, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन सबके बारे में करेंगे। जैसे सेंट साइमन को कल्पनावादी कहा जाता है ना, तो ये जो है 1760 में इनका जन्म हुआ था। सेंट साइमन का जन्म फ्रांस के प्राचीन परिवार में हुआ। सम्मान सहित इनका पूरा नाम काउंट हेनरी क्लॉड द रूराय द सेंट साइमन था। इतना बड़ा नाम इनका रहा है। कैसा? काउंट हेनरी क्लॉड द रूराय द सेंट साइमन। नवीन योजना में इनका मस्तिष्क खूब लगता था और फ्रांस की क्रांति का भी उन्होंने कुछ जायका लिया हुआ था। परिणाम स्वरूप 1 वर्ष ये जेल में भी रहे थे और इसी समय इन्होंने अपनी सारी जो उपाधियां हैं उनका त्याग कर दिया था। सेंट साइमन लगभग 42 वर्ष की उम्र में सर्वप्रथम अपने विचारों की अभिव्यक्ति एक ग्रंथ लिख कर की थी, और जिसका नाम क्या था? लेटर्स फ्रॉम एन इनहेबिटेंट ऑफ जेनेवा टू हिज कंटेम्प्रेरी, जो इन्होंने कब लिखा था? 1802 में लिखा था। सेंट साइमन ने, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं उल्लेखनीय, जैसे यूरोपियन समाज का पुनर्गठन, औद्योगिक प्रणाली अथवा व्यवस्था, नवीन ईसाई धर्म जिसको हम द न्यू क्रिश्चियनिटी, जो 1825 में इन्होंने लिखी थी, द इंडस्ट्रियल सिस्टम 1821, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, है ना, 1821 में। तो इनकी और भी इसके अलावा रचना थी, लेकिन लेटेस्ट फ्रॉम एन इनहेबिटेंट ऑफ जिनेवा टू हिज कंटेम्प्रेरी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो सेंट साइमन ने जिस युग को अपने विचारों से प्रभावित किया वह एक प्रकार से संक्रमण युग था। यह सामंतवाद का अंतिम चरण और औद्योगिक युग का प्रारंभ था, इसलिए इसको संक्रमण की अवस्था कहते हैं। सेंट साइमन का अनुमान था कि औद्योगिक क्रांति से एक नए युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिसमें एक नवीन समाज की पुनर्रचना होगी। और साइमन के विचारों का अध्ययन करने से पता चलता है कि उन्होंने स्वयं ही अपने विचारों द्वारा आने वाले नए युग के पथ प्रदर्शक का कार्य किया। वे एक ऐसी नवीन लौकिक एवं आध्यात्मिक शक्ति खोजने को उत्सुक थे जो भविष्य में मानव जाति के उच्चतर विकास के लिए मार्गदर्शन कर सके तथा नवीन समाज रचना में वो सहायक हो सके, है ना। साइमन ने देखिए लिखा भी है कि मानव जाति का स्वर्ण युग भूतकाल में नहीं बल्कि भविष्य में है। यह सामाजिक व्यवस्था की पूर्णता में निहित है। हमारे पूर्वजों ने इसे कभी नहीं देखा और हमारी संतानें एक दिन वहाँ पर पहुँचेंगी, तो हम उनके लिए उनका मार्ग स्पष्ट करना चाहते हैं। ऐसा किसका लिखना था? साइमन का लिखना था। सेंट साइमन एक औद्योगिक राज्य की स्थापना की धारणा लेकर चल रहे थे जो चर्च की सत्ता का स्थान ग्रहण कर सके, है ना। और इसके माध्यम से वे तथा पादरियों जैसा वैज्ञानिकों को बनाना चाहते थे। वह सचिन के द्वारा समाज के समस्त श्रम व्यवस्थित एवं नियंत्रित हो। ये मानते थे कि संपत्ति से संबंधित उस जो स्पर्धा है, जो प्रतियोगिता है, उसके विरुद्ध थे जिस पर कोई सामाजिक नियंत्रण नहीं है ना। सेंट साइमन ने एक ऐसे नूतन समाज की कल्पना की जिसमें गरीबी, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग तथा सीमित व्यक्तियों द्वारा विलासपूर्ण जीवन का अंत हो, और उसके लिए आवश्यक था कि समाज का संगठन और निर्देशन बुद्धि से बने।
किंतु यह संभव प्रतीत नहीं था, क्योंकि साइमन ने स्वीकार किया कि मनुष्य में धर्म का प्रभाव घटता जा रहा है। धार्मिक सिद्धांतों से विमुख होने के कारण नैतिकता का अभाव स्वाभाविक था, और उनकी धारणा थी कि नैतिक सिद्धांतों का ईशा की धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं में के प्रकाश में अभिनवीनीकरण किया जाना चाहिए। और इस नवीन नैतिक आधार को उन्होंने क्या किया कि सकारात्मक तथा रचनात्मक नैतिकता की संज्ञा दी थी। ठीक है ना। उनकी नई सामाजिक व्यवस्था थी। देखिए, सेंट साइमन के बारे में मैं एक बार आपको और बता दूं कि उन्होंने कि सेंट साइमन ने जो नवीन सामाजिक योजना सुझाई थी, उस सिद्धांत का आधार क्या था? धन के उत्पादन में जिनका भी योगदान होता है उन सब का अपने परिश्रम के अनुसार धन में भाग होना चाहिए। ये उनकी बात थी। जो उनके विचार हैं उनको हम क्या कहेंगे कि जो सामाजिक योजना उन्होंने बताई कि जो धन के उत्पादन में जिनका योगदान है उनके परिश्रम का भाग उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है ना। और ये सारी बातें उन्होंने इसके अंदर हमको समझाई थी। देखिए, चार्ल्स फोरिये कहते हैं, चार्ल्स फोरिये फ्रांस के एक प्रमुख राजनीतिक विचारक थे, प्रमुख समाजवादी विचारक हैं, और समाजवादियों में ये यूटोपिया विचारों की श्रेणी में आते हैं। इनके विचारों का जो प्रारंभ है वो अनियंत्रित व्यक्तिवाद तथा पूंजीवाद के दोषों की प्रतिक्रिया है और आलोचना के रूप में ये सामने आए हैं। उन्होंने बचपन से ही समस्त दोषों को क्या किया था? अपनी आंखों से देखा था, है ना। फोरिये ने, और एक बार उन्होंने अपने पिता के व्यापार के विषय में किसी को कुछ बतला दिया। इससे उनके पिता क्या हो गया? नाराज हो गए। और फोरिये उस समय यह नहीं समझ पाए कि चर्च में उन्हें सच बोलने को कहा जाता है, लेकिन व्यापार में झूठ बोला जाता है। उनके पापा ये व्यापारी थे, है ना, बालक मन था, तो उन्होंने जो सही बात थी उसको बता दी। इसी प्रकार एक दिन मार्सेलीज बंदरगाह में फोरिये ने देखा कि चावल को समुद्र में फेंका जा रहा था ताकि मूल्य में गिरावट ना आए। अधिक लाभ के लिए मालिकों ने चावल समुद्र में फेंकना उचित समझा। तो इस घटना ने फोरिये को यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि इस आर्थिक व्यवस्था में क्या आधारभूत दोष है जिसमें भोजन को सड़ने दिया जाता है जबकि समाज को उसकी आवश्यकता है। ठीक है ना, कि भाई पूंजीवादी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अनाज को ही नष्ट कर रहे हैं जबकि गरीब व्यक्तियों को खाने को नहीं मिल रहा है। तो फोरिये ने इस व्यवस्था को समझने का प्रयत्न किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आर्थिक अव्यवस्था और अपव्यय के कारण जो प्रचलित आर्थिक प्रणाली में ही जो दोष हैं वह निहित हैं, जो व्यक्तिगत लाभ तथा पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित थी। इसलिए फोरिये स्पर्धा के आधार पर क्रय विक्रय की जटिल प्रणाली को निंदनीय मानते थे, उसकी निंदा करते थे तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुर्गुणों के लिए औद्योगिक एवं व्यवसायी वर्ग को क्या मानते थे? उत्तरदायी मानते थे। और उनका मानना था कि आर्थिक व्यवस्था अपव्यय के कारण प्रचलित जो आर्थिक प्रणाली है उसमें नहीं है, जो व्यक्तिगत लाभ तथा पूर्ण स्पर्धा पर आधारित थी। केवल लाभ, व्यापार के अंदर केवल लाभ देखा जाता है, प्रतियोगिता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। फोरिये ने देखिए नवीन समाज की कल्पना की थी जिसको फैलेंक्स योजना भी कहा जाता है। जनसाधारण को सुविधा प्रदान करने, श्रमिकों की दशा सुधारने तथा आर्थिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए उसने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। एक तो नवीन समाज की योजना और दूसरा न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित श्रमिकों के लिए आकर्षण का नियम। ठीक है ना। उन्होंने दो प्रकार के। तो फोरिये सामाजिक विकास क्रम को ऐतिहासिक ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था में प्रतिवाद के रूप में स्वयं के विकास के लक्षण होते हैं। यदि सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं किया जाएगा तो समाज और मानवता नष्ट कर देगी इनको, और इस बात को ध्यान में रखते हुए फोरिये ने इस योजना को प्रस्तुत किया था। फोरिये की सामाजिक योजना की सबसे पहली और छोटी जो इकाई है वह एक व्यावसायिक समूह है। क्या बताई थी उन्होंने? कि एक छोटा सा व्यवसायिक, प्रत्येक समूह में एक ही स्वभाव व धंधे के कम से कम 7 व्यक्ति होते हैं। ठीक है। और 5 या अधिक व्यावसायिक समूह मिलकर क्या करते हैं? एक संगठन का निर्माण करते हैं जो क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। और 25 से 28 सीरीज मिलकर एक फ्लैंक्स का निर्माण करते हैं। फ्लैंक्स एक योजना जो बताई थी उन्होंने, फ्लैंक्स सामाजिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई होगी। कई फ्लैंक्स एक संयोजक शासन के अधीन एक ढीले संघात्मक संगठन के अंतर्गत आ जाएंगे और एक फ्लैंक्स में लगभग 1600 व्यक्ति होंगे जिनमें श्रमजीवी, कारीगर तथा पूंजीपति सम्मिलित हैं। प्रत्येक फ्लैंक्स के पास लगभग 500 एकड़ भूमि होगी जहां वे सब मिलकर रहेंगे और प्रत्येक फ्लैंक्स में भोजनालय, स्कूल, लाइब्रेरी, पूजाघर ये सब होंगे, है ना। या ये कहना चाहिए कि प्रत्येक दृष्टि से जो फ्लैंक्स है वो कैसा होगा? आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर की बात जैसे आज की जा रही है, तो ये उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होंगे। फ्लैंक्स प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को निश्चित न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा बची हुई जो शेष आय है को श्रमजीवी, पूंजीपति या कुशल श्रमिकों में 5:4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। और कार्य एवं वितरण के विषय में फोरिये का सिद्धांत स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे। क्या कहते हैं वो?
कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार लाभ मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि मनुष्य ये कार्य अधिक योग्यता, कुशलता और लगन से करता है तो उसे वो आकर्षित करता है। और मनुष्य को जब अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता है तो ऐसे कार्य करने से वो क्या होता है, अपने श्रम का उसको अपव्यय लगता है। ठीक है ना। यह आकर्षण का नियम है। फूरियर ने न्यूटन के आकर्षण के नियम का हमको हवाला दिया है, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि उद्योग में आकर्षण का नियम को संपादित करते हुए बोलते हैं कि श्रमिकों के लिए यह आकर्षण का नियम श्रम विभाजन और फैलेक्स व्यवस्था का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा है, देखिए, कि प्रत्येक श्रमिक को अपने कार्य में भागीदार होना चाहिए। श्रमिक को वेतन के स्थान पर अपने कार्यों का हिस्सा मिलना चाहिए। कार्य करने का समय अधिक से अधिक 2 घंटे होना चाहिए। अलग अलग कार्य भिन्न भिन्न मंडलों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे उन्होंने समाज के अंदर श्रमिकों के सुधार की कई बातें बताई थी। तीसरे जिनकी बात की जाती है कल्पनावादी समाजवाद में, यूटोपिया समाजवाद के अंदर, वो हैं रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद और सहकारी आंदोलन का जनक समझा जाता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि समाजवाद और सहकारी आंदोलन का जनक किसे समझा था। इंग्लैंड में समाजवाद और सहकारी आंदोलन का जनक कौन, तो कौन होंगे, रॉबर्ट ओवन। इनका जीवन बड़ा भव्य एवं सतरंगी था। बाल्यकाल से ही इन्हें जीवन अनुभवों से गुजरना पड़ा था। 9 वर्ष की उम्र से ही ओवन एक दुकान पर नौकरी करते थे और आगे चलकर वह लंदन तथा अन्यत्र भी इसी प्रकार का कार्य करते रहे। और 19 वर्ष की अवस्था में ओवन क्या था, मैनचेस्टर में 300 पाउंड वार्षिक वेतन पर एक रुई की मिल में मैनेजर बने और यहाँ पर उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। उसके बाद कुछ साझीदारों के सहयोग से स्कॉटलैंड में एक औद्योगिक ग्राम न्यू लेनार्क डेल परिवार से खरीदा। एक जगह थी न्यू लेनार्क, जो उन्होंने वहाँ पर डेल परिवार जो था उससे खरीदी थी, है ना। और आप ये देखिए कि न्यू लेनार्क में ही 1800 से ओवन ने अपने उदारवादी और समाजवादी प्रयोग किए। ओवन के जीवन के विषय में GTH कॉल लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक ही साथ इतना व्यवहारिक और स्वप्नदृष्टा, इतना प्रेम पात्र तथा अपने साथ काम करने में इतना असंभव, इतना उपहास केंद्र किंतु प्रभावशाली नहीं हुआ जितने कि कौन थे, ओवन थे। ठीक है ना। ओवन के विचार कई छोटी छोटी पुस्तकों, निबंधों और उसमें मिलते हैं। तो रॉबर्ट ओवन जो थे वो तत्कालीन युग के विभाजन से हम देखते हैं कि उस समय औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे और पूंजीपतियों और श्रमिकों के मध्य क्रांति विषमता में निरंतर वृद्धि होती गई। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण अपनी चरम सीमा पर था और ओवन के मतानुसार आविष्कारों तथा औद्योगिक क्रांति में धन की जो वृद्धि हुई वह कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में आ गई थी। ठीक है ना। तो आप ये देखिए, इन्होंने न्यू लेनार्क जो प्रोजेक्ट दिया था, तो सामाजिक प्रगति के लिए उन्होंने बताया था कि उनका मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग के लिए क्या है। ये चीज़ भी उन्होंने बताई थी कि एक मालिक द्वारा श्रमिकों को अपने लाभ का साधन समझना भूल है। मालिक ये ना समझें कि श्रमिक केवल लाभ का साधन है। श्रमिकों को उचित मजदूरी मिले, श्रमिकों को कार्यावधि में कमी हो, है ना, और श्रमिकों के लिए एक स्वच्छ वातावरण, उनके बच्चों के लिए शिक्षा, इस प्रकार का प्रबंध उसके अंदर किया जाना चाहिए। तो उनका जो न्यू लेनार्क प्रोजेक्ट है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको उन्होंने मैंने बताया ना कि उससे डेल से खरीदा था। और इसका ये निष्कर्ष निकाला था उन्होंने कि मनुष्य के चरित्र का निर्माण उसके वातावरण पर निर्भर है। मनुष्य के वातावरण में सुधार करने से मनुष्य के चरित्र में भी सुधार हो जाता है। ये उनकी एक बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो ये सब जो लेखक थे, इसके अलावा आप देखिए कैबे, लुई ब्लां, है, इन लोगों ने भी, मतलब इनको भी इसका काफ़ी अच्छा वो मानते हैं कि भाई इन लोगों ने सबने सपने देखे समाजवाद के। तो हम अगर देखते हैं कि कल्पनावादी समाजवादियों की व्यक्ति और विचारों को लेकर बहुत ही आलोचना हुई है। अलेक्जेंडर ग्रेनी सेंट साइमन को तो एक महान सनकी की संज्ञा भी दी गई है तथा उनके लेखों को अव्यवस्थित जंगल बताया गया है। फूरिया के विषय में तो ये कहा जाता है कि बचकाना तथा पागल है। रॉबर्ट ओवन को भी ग्रे ने रहस्यवादी भ्रम में डालने वाला तथा उस पीढ़ी का सबसे बड़ा नीरस बोरियत करने वाला कहा है ना। देखिए, भले ही इनकी कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन इन्होंने, इन समाजवादियों का अपना एक अलग योगदान है। उन्होंने अपने युग को समाजवादी विचारों से प्रभावित किए रखा तथा विचारों को एक नई दिशा दी। उन्होंने उस समय की प्रचलित राजनीतिक तथा यथास्थिति रखने वाली जो व्यवस्था थी को मानवतावादी बनाने का प्रयास किया, है ना, कि समाज किस तरह से अच्छा हो, उसके दोषों को किस प्रकार से दूर किया जाए, और विकासवादी राजनीति को प्रोत्साहित किया। वे पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की कड़ी थे और प्रगतिशील सिद्धांतों में उनका विश्वास था तथा मार्क्सवादी जो विचार थे, है ना, वो उनको उन्होंने एक तरह से आधार प्रदान किया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि कल्पनावादी जो समाजवादी थे, उनका हम केवल आलोचना ही नहीं कर सकते, उनका समाजवाद को एक बहुत बड़ा योगदान भी है।